Free audio post-production by alphonic.com. तो अभी बाकी वाले क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर टू कम्युनिकेशन। जो मैंने बताया कि नॉइस और बैरियर सेम ही चीज़ है। तो बैरियर क्या क्या हो सकती है? फिजिकल, सेमेंटिक, साइकोलॉजिकल, कल्चरल और ऑर्गेनाइजेशनल। और यहाँ पे हमें रेमेडीज या स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताना है जिससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि बैरियर्स को रोक सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को और एफिशिएंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स इन द एनवायरनमेंट और मीडियम दैट स्टॉप द मैसेज फ्रॉम रीचिंग द रिसीवर प्रॉपर्ली। ये वो बैरियर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और या फिर ये मीडियम भी हो सकते हैं जो मैसेज को रोकते हैं रिसीवर तक पहुंचने के लिए, जैसे कि नॉइस, पुअर इंटरनेट, डिस्टेंस, बैड लाइटिंग, यानी कि शोर शराबा हो, या फिर नेटवर्क की कमी हो, मतलब कि इंटरनेट सही नहीं ना, सही से चल रहा हो। उसके अलावा आप बहुत दूर हो, मैं बहुत दूर हूँ, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ तो आपको कैसे सुनाई देगा। तो रेमेडीज क्या हो सकती है, हम कैसे सुधार सकते हैं? हम शोर को कम करें, डिस्ट्रैक्शन को कम करें और रिलायबल टेक्नोलॉजी यूज़ करें, यानी कि वो वाला रिचार्ज करवा लें या वाईफाई वगैरह करवा लें, वाईफाई वगैरह इंस्टॉल करवा लें जिससे कि हम एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं डिजिटली। तो ये सब हो सकता है। उसके बाद सेमेटिक बैरियर क्या होता है? बैरियर्स रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज इन कम्युनिकेशन। ये वो बैरियर है जो बात करते करते वर्ड को मीनिंग एज अ मीनिंग यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपसे वो भाषा में बात करता है जो आपको समझ में नहीं आती, कोई बात करता है हिंदी में तो वो बड़ा ही मतलब टफ वोकैबुलरी यूज करता है। ये जार्गन कम दूसरे की मतलब क्या होता है कि ये टेक्निकल वर्ड होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड में यूज होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैं पढ़ाने के तत्पश्चात घर जाऊँगा, तो तत्पश्चात आपको क्या पता क्या होता है? अगर मैं आपको कहूँगा कि मैं पढ़ाने के बाद घर जाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा ना? तो इसका जार्गन का मतलब ये होता है बेसिकली। और इसके रेमेडीज़ क्या हो सकते हैं कि हम सिंपल से सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करें, जार्गन वर्ड्स को अवॉइड करें, जिससे ऑडियंस फ़ैमिलियर रहे कंटेंट के रिलेटेड और सब कुछ समझ में आए। उसके अलावा साइकोलॉजिकल बैरियर, अब ये क्या होते हैं? ये आपकी मेंटल और इमोशनल स्टेट को लेके होते हैं, सेंटर और रिसीवर के। अब अगर मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ बताने का आपको, या आप सैड बहुत हो या खुश बहुत हो, तो फिर आप मेरी बात नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपका माइंड वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, स्ट्रेस है, या फिर एनजाइटी है, लो कॉन्फिडेंस है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों से ये बैरियर बनते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। रेमेडी क्या है कि हम इनकरेज करें ओपन और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को, शांति से बात सुनें, शांति से बात करें और अपने आप को इमोशनली ट्रिगर ना होने दें। कल्चरल बैरियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल्चरल बैरियर क्या होता है? ये डिफरेंस हो सकता है आपकी भाषा में, आपकी बोलचाल में, आपकी सोच समझ में दूसरे से। जैसे कि कोई एग्जांपल के लिए, आपके जेस्चर और किसी और के जेस्चर में बहुत फ़र्क हो सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं रिलीजन में बात करूँ, मुसलमान स्पेशली जो गुज्जर कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे के पाँव नहीं छूते हैं, ना बड़ों के ना छोटों के, वो हाथ मिलाते हैं। तो हमें देख के बहुत अनयूजुअल सा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब अपने बड़ों से हाथ मिला रहे हैं। और जब वो हमें पाँव छूते देखते हैं तो वो हमें बड़ा मतलब अनएथिकल सा फील करता है कि ये गलत चीज़ है। और ड्रेस कोड से रिलेटेड, अब उनकी लड़कियां बुर्खे पहनती हैं, हमारी सूट पहनती हैं, तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है जिससे ये वजह से भी बात को समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसकी रेमेडी क्या है? कल्चरली रिस्पेक्टफुल और सेंसिटिव बनो, समझो दूसरे के कल्चर को, अपने कल्चर को दूसरे को समझाओ। और मतलब कि लोकल स्लैंग जो होती है, हम कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जैसे कि किद्दां, फिर मतलब ऐसे पंजाबी में बोलते हैं नहीं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड और स्लैंग होते हैं जो नहीं समझ में आते, जिसका हमारे में मीनिंग कुछ और हो सकता है, उनके का कुछ और हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए साउथ इंडियन बोलते हैं, अन्ना बोलते हैं, वो ना अपने से बड़े को रिस्पेक्ट देने के लिए अन्ना बोलते हैं कि अन्ना आप कैसे हो, अन्ना खाना खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में अन्ना उसको बोलते हैं जो ब्लाइंड होता है। तो इस वजह से दूसरे के कल्चर को समझो, अपने कल्चर को
जो है दूसरे को समझाऊँ, जिससे कि कल्चरल बैरियर कम हो, ये रेमेडी है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं, जो किसी कंपनी वगैरह के स्ट्रक्चर है, हियरार्की है, जो कंपनी रूल बनाती है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही है। एग्जाम्पल के लिए मतलब कि बड़े सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं और मीडियम नहीं होता अच्छे से बात करने का, ना ही कोई फीडबैक देता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स चलती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गए जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है कोई, ठीक है, कोई कंपनी वगैरह स्ट्रक्चर करती है। इसकी रेमेडी क्या होगी कि एनकरेज करो ओपन डोर पॉलिसी को, कि आपस में बातचीत करो, क्लियर और डायरेक्ट मीडियम या चैनल बनाओ बात करने के, प्रमोट करो टीम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा और फीडबैक सेशन रखो, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो कम्युनिकेशन के लिए। और ये कंक्लूज़न है, यही इसमें ये बताया है कि अपनी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि क्या बैरियर है, फिर उनको रिमूव करना चाहिए। अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा मैसेज जो है क्लियरली सेंड या रिसीव हो जाए और जिसको हम समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझ भी आए। अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या-क्या टाइप होती है कम्युनिकेशन की? एक वर्बल होती है, नॉन वर्बल, विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक। बस ये 4 भी याद रख लोगे ना, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 और हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनको भी याद रख ही लेना, ये बस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। अब समझो, वर्बल, ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में होती है, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, हम या तो बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है। इसको हम फ़ोन फेस टू फेस भी करते हैं कम्युनिकेट, और फ़ोन मीटिंग एटसेट्रा वगैरह वगैरह में। अब कोई फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो भी वर्बल कम्युनिकेशन में ही आता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर हो गए, और मैंने 2-3 को आपको बता दी। रिटन कम्युनिकेशन में क्या है कि आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, या आप किसी को इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी को ईमेल लिख रहे हो कि भाई एडमिट कार्ड निकालो वगैरह वगैरह, या आपका मतलब रिपोर्ट वगैरह आ रही है, तो ये सब रिटन फॉर्म की कम्युनिकेशन है जो कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती है। एग्जाम्पल के लिए नोटिस फ्रॉम द ऑफिस, आपको ऑफिस की तरफ से आपको कोई नोटिस आया कि भाई टाइम पे आया करो, या फिर आपकी सैलरी 10 दिन लेट हो जाएगी, या फिर व्हाट्सएप पे आप वही मैसेज करता है, तो ये रिटन कम्युनिकेशन हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है जिसमें हम ना बोलते हैं ना लिखते हैं, बस इशारों से बातें करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से बातें करते हैं। आप किसी को हाथ हिलाते हो, वो समझ जाते हैं कि आप हाय बोल रहे हो। आप गर्दन हिला के नॉडिंग करते हो, तो अगला समझ जाता है कि आप हाँ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, या क्या बोल रहे हो। आप स्माइल करते हो तो समझ ये जाते हैं अगला इंसान कि ये बंदा थोड़ा सा फ्रेंडली बन रहा है। और अगर आप ऐसे क्रॉस्ड अपनी बाजुओं में बाजू डाल के खड़े हो जाते हो, तो अगला समझ जाता है कि हाँ भाई डिफेंसिव बिहेवियर में है। या फिर आप ऐसे अपना नकचढ़ ऐसा मुंह बना लेते हो, तो वो अगला समझता है कि हाँ एग्रेशन है इसका। तो ये भी एक टाइप की बातचीत करना ही हो जाती है, कम्युनिकेशन ही हो जाती है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें हम इमेजेस का, सिंबल, चार्ट वगैरह का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने रोड पे देखा होगा, यू टर्न लिखा होता है, यू करके, फिर लेफ्ट राइट लिखा होता है, तो ये साइंस जो हैं ये विजुअल कम्युनिकेशन है होगी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कम्युनिकेशन, जैसे मैं मैसेज शेयर करूँगा आपको, अभी मैंने पीडीएफ देना है आपको उसका, ठीक है, टेलीग्राम में लिंक है, और टेलीग्राम का लिंक है चैनल पे, उस पे जाना और टेलीग्राम जॉइन कर लेना। तो लेटेस्टली मैंने यही इसी का मतलब कि यही पीडीएफ अपलोड करा हुआ है, तो इसके आंसर्स वगैरह वहाँ से भी पढ़ लेना। तो ये जो मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ या पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए सोशल मीडिया, ईमेल, एसएमएस, वीडियो कॉल वगैरह वगैरह, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आते हैं। आगे अगर हम फॉर्मेलिटी के ऊपर बात करें, ठीक है, जो कि अलग मुद्दा है, ठीक है, तो इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल क्या होती है? ऑफिशियल होती है, जैसे प्रोफेशनल वे में करते हैं लोग, जैसे कि सर्कुलर वगैरह जारी करना, या रिपोर्ट भेजना, या फिर कोई जॉब एप्लीकेशन लेटर के लिए अप्लाई करना, मतलब जॉब एप्लीकेशन देना, तो ये सब आ जाता है। और ज़बरदस्त तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल में आप बड़े कैजुअल रहते हो, फ्रेंडली रहते हो, मतलब कि बिना कोई स्ट्रक्चर के बातचीत होती है, पहले एक कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है। इसकी एग्जांपल होगी कि अगर आप दोस्तों से बात कर रहे हो, या व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है अपने दोस्तों से, दोस्तों ने आपने आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हो, तो ये सब इनफॉर्मल आता है, इनफॉर्मल में आता है। अगर हम डायरेक्शन बेस्ड बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है, एक डाउनवर्ड होती है। अपवर्ड में क्या होता है? जूनियर टू सीनियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक वर्कर जो काम कर रहा है वो अपने सीनियर को फीडबैक देता है। जैसे कि लगा लो एक इंजीनियर है, वो अपने से सीनियर इंजीनियर को बताता है कि हाँ भाई ये मशीन अच्छे से चल रही है, इसको ये कर सकते हैं हम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ये कर दोगे सर, सर तो मतलब यहाँ पे सर सर बड़ा होता है। अपवर्ड
कम्युनिकेशन है। डाउनवर्ड में क्या होता है कि सीनियर जूनियर से बात करता है, उसको इंस्ट्रक्शन देता है, उसको ऑर्डर देता है, नहीं भाई ठीक है मशीन है फिलहाल तो काम चला ले, इससे ही हम नेक्स्ट मंथ करेंगे कुछ इसका। तो समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद होती है लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये अपने लेवल के बंदे के साथ होती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, आप किसी फर्स्ट ईयर वाले से बात करोगे कोई भी, तो वो लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। यानी कि दो टीचर आपस में डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को, या टीम कोलैबोरेशन चल रही है, या दो स्टूडेंट्स सेम क्लास की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा लेटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अगर लिसनिंग की स्किल्स और टाइप देखो, लिसनिंग की होती है बेसिकली ये टाइप होती हैं, एक्टिव एम्पैथेटिक, मतलब एक्टिव पैसिव एम्पैथेटिक और डिफेक्टिव लिसनिंग। ये लिसनिंग को डिफाइन किया होगा कि ये अच्छे से सुनना, ठीक है, ध्यान ध्यान लगा के उसको बोलते हैं हम लिसनिंग, और इसमें हम कुछ बोलते नहीं है, बस सुनते हैं। और एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, जिसमें हम फुल्ली फोकस्ड होकर सुनते हैं। जैसे कि आप अभी फिलहाल मुझे सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो आपकी अपनी गलती है, सुन रहे हो तो कल पेपर में आप फोड़ के आने वाले हो। एक्टिव लिसनिंग में हम पूरा फोकस्ड होके बात को सुनते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, अपनी गर्दन हिलाते हैं कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, और फीडबैक भी देते हैं अपनी यहाँ बोल के, या फिर मतलब गर्दन वगैरह हिला के। एम्पैथेटिक वो होती है जिसमें हम, जो स्पीकर है जो बोल रहा है, ठीक है, लिस्ट, अभी तो हम यहाँ पे रिसीवर है ना, एज ए लिसनर बात कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे रिसीवर हो, लिसनर हो, मैं बोलने वाला हूँ, मैं स्पीकर हूँ या सेंडर हूँ। आप जो बोल रहे हैं ना उसकी फीलिंग और इमोशन को ध्यान में रखते हुए सुनते हो बातों को। कि जैसे कोई बोल रहा होता है ना, आपने देखा होगा, आप बोल रहे हो कुछ, वो अगला बंदा फ़ोन चलाने लग जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एम्पैथेटिक लिसनिंग अगर कर रहे हो तो आप फ़ोन नहीं चलाओगे, आप उसकी तरफ देखोगे, हाँ में लाओगे, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड होगा और आपका इमोशनल कनेक्शन बनेगा। उसके बाद पैसिव लिसनिंग, इसमें क्या होता है कि आप मैसेज आप सुनते तो हो लेकिन बिना ध्यान के, जैसे मैंने बताया फ़ोन चलाते-चलाते सुन रहे हो किसी की बात को, या फिर इधर-उधर देखे जा रहे हो, या फिर कोई कुछ बोल रहा है आप चले गए वहाँ पे। डिबेटिव लिसनिंग वो होती है कि जिसमें आपने पहले ही सोच रखा होता है कि ना, ना इसको तो मैं बोलने नहीं दूँगा, मैं डिबेट करूँगा, अगर ये कुछ एक वर्ड बोलेगा मैं 10 वर्ड बोल दूँगा इसके खिलाफ, इस बात के खिलाफ। तो इसमें डिबेटिव लिसनिंग में क्या होता है, जिसमें आपने सोच के रखा होता है, आपका इंटेंशन होता है आर्ग्यू करने का, या जज करने का, या काउंटर करने का पहले ही। और कोई कहता है कि नहीं प्रधानमंत्री मोदी ही अच्छे हैं, आपने पहले सोचा था नहीं मैंने राहुल गांधी को ही अच्छा बोलना है, यहाँ पे अच्छा बनाना है, उसकी फिगर अच्छी करनी। तो ये पॉलिटिकल डिबेट्स और कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट में यूज़ होता है। आगे बैरियर क्या है लिसनिंग के, डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, जैसे कि नॉइज़, फ़ोन, बैकग्राउंड साउंड वगैरह। कोई मतलब बायसेस करता है, यानी कि किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दूसरे को कम देता है, या फिर कोई पुअर कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनता, या फिर लैंग्वेज का भी डिफरेंस हो सकता है। अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, किसी को तमिल समझ में आती होगी, हिंदी आती नहीं होगी। या फिर आप सीधे कंक्लूजन की तरफ चले जाओ, बात बताओ ही नहीं अपनी, या फिर जो बोल रहा है उसको इंटरप्ट करो बार-बार, या फिर जो बोलने वाला है वो गुस्से में है या स्ट्रेस में है या फिर ओवर एक्साइट है। तो ये सब बैरियर होते हैं। उसके अलावा जो टिप्स क्या हैं इम्प्रूव करने के लिए लिसनिंग स्किल को, अच्छे से बात को सुनो, आई कॉन्टैक्ट बनाओ, इंटरेस्ट शो करो, इंटरप्ट मत करो स्पीकर को जब वो बोल रहा है, अपने दिमाग को खोल कर सुनो। मैं ये ना बड़ी फास्ट-फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल पेपर है भाई। तो अगर आपको ज़्यादा फास्ट लगूँ तो आप स्लो भी कर सकते हो, अगर आपको मैं स्लो लगूँ तो आप फास्ट भी कर सकते हो, यूट्यूब पे ऑप्शन तो होता है, आपको पता तो है। उसके अलावा अपना दिमाग खुला रख के बात को सुनो, ठीक है? और क्वेश्चन पूछो जो बोल रहा है उससे, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, जब कोई बोल रहा है तो फ़ोन नहीं यूज़ करो, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और आराम से बी पेशेंट एंड एम्पैथेटिक, आराम से बात को सुनो, और जो स्पीकर है उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को समझने की कोशिश करो। आगे कंक्लूज़न में वही कि लिसनिंग में जो है वो की स्किल है कम्युनिकेशन की। अगर आप समझना चाहते हो चीज़ों को, बैरियर को अवॉइड करना चाहते हो, तो अच्छे से सुनो वगैरह, वगैरह। ये कंक्लूज़न इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया था आपको पिछली वीडियो में, लेकिन अगर आप चाहो, आपका क्वेश्चन छोटा पड़ रहा है तो आप लिख सकते हो। मास मीडिया और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में डिफरेंस बताना है, और ठीक है। मास मीडिया कम्युनिकेशन क्या होती है बेसिकली, ये वो है जब एक बंदा बोले जा रहा होता है और हज़ारों लाखों लोग उसको सुनते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं होता, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह। वन टू मैनी वाली होती है, ये इनडायरेक्ट होती है, इम्पर्सनल होती है, पर्सनल बातें हैं, यहाँ पे कोई करता नहीं है, मतलब मैं आपसे बात करूँ, आप मुझसे करो तो वो पर्सनल होता है। अगर मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये बिल्कुल पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए है।
और इसमें हम मास मीडिया का यूज़ करते हैं। मास मीडिया आपको पता होगा, इंटरनेट, फ़ोन, टीवी, न्यूज़पेपर वगैरह सब मास मीडिया में आता है। और यहाँ पे यहाँ तो बड़ी लेट कोई फीडबैक देता है, जैसे कि मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्या पता मुझे 2 दिन बाद कमेंट करो, तो वो होता है डिलेड फीडबैक, यहाँ पे लिमिटेड ही फीडबैक मिलती है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको पहले भी, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट जो टीवी में होता है, या सोशल मीडिया की पोस्ट कोई डाल रहा है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल, इसके फ़ायदे क्या है? अप्रोच ये है कि बड़े दूर तक ये चाहती है, मतलब कि वाइड ऑडियंस देखती है इसको, अवेयरनेस बड़ी जल्दी फैल जाती है। ये यूज़फुल है पब्लिक कैंपेन वगैरह और एजुकेशन के लिए, जैसे अभी मैं एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ उसको। नुकसान क्या है इसके कि पर्सनल कनेक्शन कम बन पाता है। अब आपका मेरे साथ ज़्यादा डीप कनेक्शन नहीं होगा, मेरा आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि हम एक-दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं हैं। अगर सामने आमने-सामने बैठे होते तो हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते थे। और इसका रिस्क है मिस इंटरप्रिटेशन का, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने ध्यान से सुना नहीं और आप मेरी बात को गलत ले गए, तो ये भी इसका रिस्क रहता है। और ये कॉस्टली भी होता है, जैसे टीवी वाले ऐड चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, तो उनका बहुत खर्चा आता है। मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइक लगाया है, टैबलेट, फ़ोन, ये वो, मतलब बड़ी सारे आपको पता खर्चे होते हैं। तो ये भी आप जो नेगेटिव या फिर कॉन्स में आप इसको डाल सकते हो। आगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये वो होती है जो 2 बंदों के बीच में होती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कर रहे हो, ठीक है? डायरेक्ट होती है और पर्सनल होती है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँगा, आपने उसी वक़्त आप मुझसे बोल सकते हो। ये इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी। इनफॉर्मल कैसे? अगर 2 दोस्त बात कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल कैसे? अगर टीचर और स्टूडेंट बात कर रहे हैं, या फिर कोई आर्मी वाले ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो गया। फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव भी है। एग्ज़ाम्पल हो गया, मैंने बता दिया आपको एग्ज़ाम्पल इसके। फ़ायदे क्या है कि इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनती है, क्लैरिफ़िकेशन हो जाती है बातों को, बंदा इमोशनली एंगेज होता है, मैसेज को आप ईज़िली एडजस्ट कर सकते हो। और इसके नुकसान भी है कि बड़े कम लोग सुनते हैं बात को, फिर लिमिटेड ऑडियंस होती है। और ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है? इतना ज़्यादा ये ज़रूरी है नहीं। आप पढ़ोगे तो आपको उसी टाइम रट्टा आपका बज जाएगा, मतलब दिमाग से जाएगा ही नहीं है। आगे फीडबैक का लूप कंपैरिज़न क्या है? इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आ गया आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये क्या होती है? मैंने आपको बताया, जिसमें आप मतलब हाथ-पैर अपना यूज़ करके या फिर चेहरे से स्माइल-स्माइल करके अपने बताते हो, अपने एक्सप्रेशन को बिना बोले, तो उसको हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एक काइनेसिस लिखा हुआ है, नहीं भी लिखो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने लिख देना है कि बॉडी लैंग्वेज पहला, ठीक है? बॉडी लैंग्वेज से आप अपना कॉन्फिडेंस भी शो कर सकते हो, ओपननेस, नर्वसनेस वगैरह-वगैरह। आगे जेस्चर, आप इशारे करते हो, जिससे आप, अगर आप थम्स अप करते हो, अंगूठा ऊपर की तरफ करते हो, इसका मतलब कि हाँ, मैं राज़ी हूँ, इससे अप्रूवल करते हो। अगर आप हाय करते हो किसी को, इसका मतलब आप ग्रीट कर रहे हो, या फिर नमस्ते करते हो हाथ जोड़ के, तो वो भी एक ग्रीटिंग का स्टाइल है। या फिर आप किसी की तरफ उँगली करते हो, इशारा करते हो, तो वो डायरेक्ट कर रहे हो आप किसी चीज़ की तरफ। ये नॉन वर्बल में आ गया है और इसको हम बोलते हैं जेस्चर। फेशियल एक्सप्रेशन, आप स्माइल कर रहे हो तो आप फ्रेंडली शो होगे, आप सड़ा हुआ मुँह बना रहे हो वो आप अपना, तो फिर वो डिसअप्रूवल शो होगा। आगे पैरा लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज में क्या है कि आपकी टोन, पिच, वॉल्यूम और स्पीड कितनी है, ठीक है? ये इफ़ेक्ट करता है जो मैसेज जो इंसान बोल रहा है और जो रिसीवर है, उनकी बात को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। पैरा लैंग्वेज में एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है कि अगर आप आराम से और धीरे बोल रहे हो, तो ये शो करता है कंट्रोल। लेकिन अगर आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे हो, तो ये गुस्सा शो करता है। उसके बाद प्रॉक्सिमिक्स, यानी कि यूज़ ऑफ स्पेस। आप प्रॉक्सिमिक्स की जगह ना यूज़ ऑफ स्पेस भी लिख के आ जाओगे तो चल जाएगा काम। नहीं भी लिखोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको 150-200 पेज का बनाना है क्वेश्चन, ठीक है? ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इस वीडियो को चाहे फिर से रिपीट करके देख लेना, चाहे जो मेरे नोट्स मैं दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे उससे पढ़ लें, यही वाले। तो यूज़ ऑफ स्पेस में क्या है कि फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। आप, मतलब क्या होता है, आप और आपका दोस्त जो खड़ा है, आप क्या पता एक-दूसरे के 2 सेंटीमीटर पास, इतनी पास हो जाओ। लेकिन अगर आप अपने टीचर के पास खड़े हुए हैं, या फिर आप लगा लो कि प्रधानमंत्री मोदी आपके पास आए, तो आप एक डिस्टेंस बनाओगे ना, कम से कम 3-4 फीट, 3-4 फीट नहीं तो 2 फीट, तो आप उनसे दूर रहोगे। ये भी एक रिस्पेक्ट, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट शो करता है, ठीक है? अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल में बता दी, अब एक नई एग्ज़ाम्पल सुन लो कि अगर आप अपने दोस्त के पास खड़े हो तो आप बड़े क्लोज़ हो गए, लेकिन अगर आपका बॉस आपके पास खड़ा हुआ तो आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे। इम्पोर्टेंस क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की? ये सपोर्ट करता है और कॉन्ट्राडिक्ट करता है वर्बल मैसेज को, अपने मतलब कि इमोशन को एक्सप्रेस करने में, इमोशन को व्यक्त करने में
मदद करता है, इससे ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्ड होता है। और जब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं ना पॉसिबल होती, जब हम बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते, तो उस टाइम हम इशारों से बात कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में या फिर किसी भीड़ वाले एरिया में खड़े हो, या फिर आप शादी में हो, पीछे से स्पीकर बज रहे हैं, आप कोई बोलेगा तो आपको कुछ सुनाई देगा नहीं, और कोई मिलता है आपको, वो आपको हाय करता है हाथ से, आप भी हाय करते हो, तो आप बात कर रहे हो ना, और आप पूछते हो और क्या हाल है, ऐसे गर्दन हिला के, वो भी कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, नोटिंग करके। तो ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है और ये बड़ा फ़ायदेमंद है। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स में देख लो, ये मेमोरेंडम वगैरह, लेटर, ईमेल वगैरह ये लिखने आने चाहिए। अभी पहले सबसे पहले देखो मेमोरेंडम, ये क्या है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपने लिखना है टू, फिर फ्रॉम, फिर डेट, सब्जेक्ट। डेट में आप DATE लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लिख देना, जैसे 13 जून 2025 लिखा हुआ है ना, वैसे लिख के आ जाना। टू ऑल द फैकल्टी मेंबर, इसको लिख कौन रहा है? प्रिंसिपल लिख रहा है। तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? सेमिनार ऑन जेंडर इक्वालिटी। फिर आगे आपने बॉडी लिखनी है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द फैकल्टी मेंबर्स दैट जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड जो है हम 20 जून को कर रहे हैं अपना ऑर्गेनाइज सेमिनार हॉल। हाँ, मतलब सेमिनार हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज हॉल में, तो सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आगे पार्टिसिपेट करो। और ज़्यादा डिटेल के लिए कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, आपने भी ये लिखना है। फॉर मोर डिटेल ये नहीं करना है कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल, या फिर फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट मी, ये वो वगैरह वगैरह, अपना नाम नहीं लिखना। ये ध्यान से देख लो, टू से शुरू होना है अपने और प्रिंसिपल पे ख़त्म होना है। लगा लो आपको ये भी, अगर वो बस ये लिख देना कि राइट अ मेमोरेंडम ऑन एनीथिंग, तो आप ये वाला चेप के आया ना वहाँ पे, ऊपर लिख देना MEMO करके मेमो, फिर टू, यहाँ पे प्रिंसिपल लग टू ऑल फैकल्टी मेंबर फ्रॉम प्रिंसिपल, डेट 13 जून 2025 करके, ऐसे जो भी डेट हो, कल है ना 19 करके, या फिर कोई भी डेट लिख देना यहाँ पे, और सब्जेक्ट वगैरह बता के इतना सा लिख के प्रिंसिपल लिख के खत्म। बाकी ये है रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पता वापस रिपीट होती हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं होते, लेकिन वो अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे ना, और आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होंगी, जो मैं बीच-बीच में बताया जा रहा हूँ आपको, तो आप आराम से कर लोगे। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि क्या बातें हैं वो, या फिर वीडियो के सेंटर में बता दूँगा, फिलहाल इस पे फोकस करो। रिपोर्ट राइटिंग ऐसे लिखनी है आपको, जैसे कि ये है रिपोर्ट ऑन सेमिनार ऑन जेंडर इक्वालिटी, ये भी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ही रिपोर्ट लिखनी है। पहले अपने डेट बताना है, फिर वेन्यू बताना है कि कहाँ होनी है, ऑर्गेनाइज्ड बाय कि कौन कर रहा है ऑर्गेनाइज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। फिर कन्वेनर लिख के ना, CONVENOR, कन्वेनर लिख के आप अपना नाम लिख देना, ये किसी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, आप अपना लिख देना। फिर आपने आगे लिखना है बॉडी में, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि जो डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी का, उसने ऑर्गेनाइज किया था सेमिनार जेंडर इक्वालिटी का 20 जून को। तो चीफ गेस्ट थी हमारी नेहा शर्मा, किसी का भी नाम लिख देना यहाँ पे। उन्होंने एड्रेस किया इंपॉर्टेंस क्या है वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह की, है ना जेंडर इक्वालिटी, तो इसमें वुमेन एम्पावरमेंट आएगा ही। तो यहाँ पे अपने से कुछ भी लिख देना कि यहाँ पे भाई ऑर्गेनाइज किया था हमने, ये बातें बोली, ये चीफ गेस्ट आया था। लास्ट में ये लिख देना, ये वाली लाइन बस, कि सेमिनार जो है एंड हुई वोट ऑफ थैंक्स के साथ, और पॉजिटिव फीडबैक दी जो भी वहाँ पे अटेंडेंस थे, जो भी अटेंड कर रहे थे। अगर रिपोर्टेड भाई अपना नाम लिख के नीचे कन्वेनर लिखना, बस यही रिपोर्ट का है यार। और बच्चे डर रहे हैं कि रिपोर्ट में लिखना क्या है। आगे फॉर्मल लेटर आ जाता है। फॉर्मल लेटर में आपको पता ही होगा क्या करना है, पहले आपने अपना लिखना है सेंडर एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस। आप लगा लो कि आप बैंक वालों को भाई लिख रहे हो लेटर की, मुझे फॉर्मल लेटर लिख रहे हो कि मुझे भाई मेरी बैंक की स्टेटमेंट दो, तो ये कैसे लिखनी है? आप पहले अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिख के, डेट लिख के, फिर जो बैंक वाले हैं उनका एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर मैम करके, ये जो मैंने बॉडी लिखी हुई है ये बॉडी लिख देना, और नीचे थैंक यू योर सिंसियरली, अपना नाम बस। और आगे ये आ गया ईमेल का सैंपल, की ईमेल कैसे लिखना है। ईमेल भी सेम काज के लिए है कि बैंक वालों को आप एसबीआई वालों को कह रहे हो कि भाई मेरी बैंक की स्टेटमेंट मुझे दो, तुम बस ऐसे ही करना है, टू के आगे मैनेजर डॉट SBI वगैरह वगैरह करके, मतलब कि ईमेल लिख देंगे ना उनकी। सर रिस्पेक्ट, आपने सब्जेक्ट क्या रखना है? अरे रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि वहाँ पे जो भी टॉपिक आ जाएगा, अगर टॉपिक नहीं भी होगा ना तो अपने से आप चाहे यही लिख के आ जाना कि रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए हमें। आगे बस जैसे लेटर की बॉडी लिखती है ना, वैसे ही इसकी बॉडी लिखनी है, और नीचे फिर से थैंक यू, लेकिन यहाँ पे योर सिंसियरली नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है रिगार्ड्स। योर सिंसियरली लिखना है आपने फॉर्मल लेटर में, अपना मोबाइल नंबर नीचे,
और जैसे है ना 789 वहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर लिख के एक्सेक्ट डाल के आया ना। और ये है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमने पहले ही डिस्कस कर ली कि फॉर्मल होती है। ठीक है, फॉर्मल में जैसे हो गया है एग्जाम्पल इसकी मेमोस या सर्कुलर ईमेल या नोटिस वगैरह। ठीक है ना। उसके बाद इनफॉर्मल का भी हमने बात कर ली कि ये एम्प्लॉयज़ आपस में बात करते हैं, इसमें जैसे वो फ्रेंडली चैट कर रहे हो व्हाट्सएप पे या आस-पास बैठ के, ये हो गया इनफॉर्मल। उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ये है मल्टीकल्चरल या फिर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है। कल्चरल बैरियर तो हमने कर लिए पहले के डिस्कस, और इन्होंने ये कहा होगा कि हमें इसको अडॉप्ट वगैरह कैसे करना है। मतलब आपको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का बेसिकली पता होना चाहिए। ये क्या है, मैंने आपको बताया कि जब दो अलग-अलग वैल्यूज़ वाले लोग, अलग-अलग धर्म वाले लोग या अलग बैकग्राउंड वाले लोग आपस में बात करते हैं, तो उसको हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे कि आई कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टफुल हो सकता है एक कल्चर में, दूसरों में मतलब कि गलत हो सकता है। मैंने आपको मुसलमान वाली एग्ज़ाम्पल दी, अन्ना वाली, साउथ इंडिया वाली एग्ज़ाम्पल दी, तो ये सब उसी में हो गया। अब ये अडैप्टेबिलिटी लिखा हो कि हमें अडॉप्ट करना आना चाहिए, मतलब कि दूसरे की कम्युनिकेशन को हमें समझना चाहिए, ये सब वही है। इसके अलावा एथिक्स इन एडवर्टाइजमेंट, ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मतलब कि रिपीट नहीं होता। ये वो चीज़ है जो उसके बारे में आपको पहले बात कर रहा था आपसे। अब वो क्या है, कुछ टॉपिक बाहर से आ जाते हैं, जैसे ये है एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। इसके लिए आपकी माड़ी-मोटी अंग्रेज़ी आपकी सही होनी चाहिए, नहीं भी सही होगी तो आपके क्वेश्चन पेपर आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो आपका इंग्लिश में भी है तो जाके देखो। जैसे ये आप मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब मानने को क्या जाता है, मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप अपने हिंदी वाला खोलो क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखो कि वहाँ पे एथिक्स का क्या मीनिंग बन रहा है, तो आपको वहाँ से हिंट लग जाएगा। तो एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग जैसे ही है, एथिक्स का मतलब क्या होता है कि सही और गलत में डिफरेंस करना। तो आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है कि जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोगों को, मशहूरियाँ वगैरह आती हैं मूवीज में, तो उसमें वो सही गलत का डिफरेंस करते हैं या नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अगर नहीं करते तो करना चाहिए। तो आपने बस यही पहले 3-4 लाइनें लिख दी। एथिक्स जो है एडवर्टाइजिंग में, इसका मतलब ये है कि हमें अपने जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, अपने सिद्धांत को उनको ध्यान में रख के एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी चाहिए। देखना चाहिए कि वो ट्रूथफुल होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए और पब्लिक को मिसलीड करने वाली नहीं होनी चाहिए। और नीचे आप एग्जांपल दे सकते हो मिसलीडिंग क्लेम्स की, जैसे कि फेयर एंड लवली वाले या फिर कोई वो क्रीम वाले कहते हैं ना कि हमारी क्रीम लगाओ आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे, तो ये वाली मिसलीडिंग होती है। या फिर चिल्ड्रन को दिखाते हैं ऐड में कि जो बच्चे हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना अक्सर कि बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, तो ये एक हिसाब से बच्चों को इनकरेज कर रहा होता है अनहेल्दी हैबिट की तरफ। या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप्स को दिखाते हैं, जैसे कि एक कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, तो उसमें मोस्टली वो लड़की को ही लेंगे, अगर फेयरनेस क्रीम है तो वो लड़की के लेंगे, लड़के को नहीं लेंगे। कोई बुलेट वगैरह दिखा रहे हैं तो वहाँ पे लड़के को देंगे, तो वहाँ पे जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाता है कि लड़कियाँ बस चेहरा अपना गोरा करने के लिए और घर का काम-काज करने के लिए बनी हुई हैं। लड़के जो हैं वो फैंत लोग हैं, वो घूमने फिरने के लिए बने हुए हैं, वो आज़ाद हैं। तो इससे क्या है कि एक स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है। इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ी बहुत खुद की सोच समझ चाहिए, जिससे आप कर सको। आगे यूज़ होता है, ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट में फेयर और गिल्ट का। लोग डरते हैं कि अगर हम भाई नहीं लगाएँगे गोरे होने वाली क्रीम तो हम काले रह जाएँगे, ये फेयर हो गया। और गिल्ट क्या है कि अगर हम काले रह जाएँगे तो लोग हमारी बेइज़्ज़ती करेंगे, जो कि एक बिल्कुल ही अनयूजुअल, मैं कह रहा हूँ इमोरल सी चीज़ है यार। अपने आप में आपको जैसे भगवान ने आपको बना के भेजा, आप बहुत बेस्ट हो। आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, द्रौपदी है ना, द्रौपदी, पांडवों की वाइफ़। कहते हैं कि वो पूरी इतिहास में सबसे सुंदर नारी वही थी, और आप जानते हो कि वो सांवली थी, सांवली। आप गूगल भी कर सकते हो इस बात को। सांवला यानी कि काला। और जो काले लोग होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, अगर आप भी काले हो थोड़े बहुत भी, तो बड़ी परफेक्ट चीज़ है यार। सारे काले नहीं हो सकते पता? गोरा हो सकते हैं इंसान, काले नहीं हो सकते। और आपको मैं साइंटिफिकली भी अगर आप देखोगे ना गूगल वगैरह पे करके, तो काले लोग हैं ना जो, और जिनकी ब्राउन आइज़ होती हैं, वो उनकी बात ही अलग है यार। फिलहाल हम इस पे फ़ोकस करते हैं कि ये लोग टारगेट करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को।
अभी वल्नरेबल ग्रुप्स वो होते हैं जो बेचारे कमज़ोर होते हैं, जैसे कि कोई गरीब लोग या फिर जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है? उनको फ़ाल्स प्रॉमिसेस करके। आपने देखा होगा माएँ वो जो एस्ट्रोलॉजी वाली ऐड वगैरह आती रहती है ना, जैसे फेक लोन या फिर एस्ट्रोलॉजी, फेक लोन को तो आप छोड़ो, आपको पता नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी का तो आपको पता है, आपके फ़ोन में यूट्यूब पे ऐड दिखाते रहते हैं। लोग बेचारे गरीब लोग वैसे ही दुखी होते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ भाई आप हमारा ऐप का इसका सब्सक्रिप्शन ले लो, तो हम आपको बाबों के साथ मिलाएँगे और जो बाबे होंगे वो आपको आपको बता देंगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी हाथ की लकीरें देख के। बस वो तुक्के पे तुक्का फेंक दे जाते हैं और वो साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। उसके अलावा कल्चरल और रिलीजियस सेंसिटिविटी की कोई अगर आप ऐड बना रहे हो तो वो किसी कल्चर को या फिर किसी रिलीजन को वो टारगेट तो नहीं कर रहे। एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ऐड अगर वो शो कर रही है एक रिलीजियस सिंबल, लेकिन एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में, तो वो गलत काम मतलब क्रिएट कर सकती है। आगे लिखा होगा कि एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है जब हम ऐड करते हैं उसमें। क्योंकि अगर आपको सही-गलत का आप डिफरेंशिएट करोगे सही-गलत में एक एडवर्टाइज़मेंट में, इससे क्या है कि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा आपकी कंपनी के साथ। और जो वल्नरेबल ऑडियंस है, जो बेचारे पिछड़े या फिर अनपढ़, नीची जाति वाले फिर लोग हैं, उनको क्या है कि उनको भी समझने में आसानी होगी। आपको पता है कि जो लेस एजुकेटेड लोग हैं ना, वही लोग हैं जो ये एस्ट्रोलॉजी वाले चक्करों में पड़ते हैं। नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ, मुझे पीसीएम वाले जो होते हैं ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वाले, इनके अलावा जो ये ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, आर्ट्स वाले लोग हैं, जो आप लोग, हम लोग, मतलब मैं तो अभी कंप्लीट तरीके से गया नहीं ह्यूमैनिटीज़ में, लेकिन जो भी ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं ना, उनकी सोच समझ का लेवल बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आसमान के लेवल का होता है उनका। तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं इन कंपैरिज़न टू इंजीनियर्स एंड डॉक्टर। तो वो क्या है कि आराम से समझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी मतलब 11-12 से वो पढ़ना शुरू कर देते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, आपको पता है इसमें बस यही चीज़ें होती हैं कि सही-गलत के बारे में ही। एथिक्स भी आप सीखते हो इसमें मोस्टली। और इससे क्या कि सोशल हार्मनी बनी रहती है साथ-साथ में, और ये इंश्योर करता है कि कॉम्पिटिशन आपका फेयर तो चल रहा है ना, कोई गलत तरीके से तो नहीं जा रहे आप। बस यही है, नीचे कंक्लूज़न आ गया। तो मैंने बता दिया आपको कि अगर कोई फालतू का टॉपिक आपको मिल जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो, तो थोड़ा-सा सोच समझ के लिख देना भाई। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका ब्रश का यूज़ करके कि आपकी होंगी सेक्शन 2, 2 सेक्शन होगी, पहली वाली, दूसरी वाली। इसमें आपके 7 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ़ 4। यहाँ पे आपके मेरे ख़्याल से 4 क्वेश्चन्स हैं, मेबी 4 हैं, आप देख लेना एक बार। लेकिन आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब अटेम्प्ट पे फ़ोकस करो, वो इतने मर्ज़ी। 2 आपको यहाँ पे करने हैं, 4 यहाँ पे करने हैं। सीधे-सीधे आपको ना नीचे वाली साइड आपको 3 स्किप करने के लिए मिल गए। अगर आप ऊपर 4 मान के चलो, तो 2 आपको यहाँ पे स्किप करने के लिए मिल गए। मतलब कि आप इतना सा पढ़ के आराम से पेपर अपना क्रैक कर सकते हो। और ये मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल कर लेना जॉइन। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएँगे नोट्स और जॉब वगैरह के रिलेटेड आपको अपडेट मिल जाएँगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। बाकी जय हिंद, जय भारत। और थोड़ी-सी भी अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, मैंने अपना पूरा 100% दिया है, तो थैंक यू लिख के जाना यार कमेंट में। बाय बाय। Free audio post production by alphonic.com.